Hello friends and welcome to the Exams Made Simple and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for the last 2 days यानी कि 24 और 25 सितंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। आई एम वेरी सॉरी कि कल मैं टाइम पे नहीं बना पाया, वॉज इन अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल, सो आई वॉज नॉट एबल टू मेक द वीडियो। और आज फिर हो गया लेथार्जी एंड बीइंग वही संडे का मूड, सो इट गॉट लेट, बट एनी वेज वी विल बी कंप्लीटिंग। एंड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं, देखो काफ़ी अच्छे न्यूज़ आइटम्स हैं आज, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, संडे का पेपर था लेकिन अमेजिंग न्यूज़ आइटम्स थे, एक एक करके अपन देखेंगे। सबसे पहली बात आपको स्टार्ट करते हैं फ्रंट पेज की पहली न्यूज़ जो है उड़ीसा रिच क्योंझार पुअर इन चाइल्ड हेल्थ। अब ये जो न्यूज़ है ये है रिगार्डिंग द क्योंझार रीजन, जिसके पास पैसा तो है, जिसके पास वेल्थ तो आ रही है, सेंटर भी उसको अलग से पैसा दे रहा है, बट स्टिल इट इज़ वेरी पुअर इन द चाइल्ड हेल्थ एंड अदर थिंग्स, है ना। तो आप देखेंगे देयर आर फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया दैट कैन मैच द फाइनेंशियल मसल ऑफ क्योंझार इन उड़ीसा। मतलब कि फाइनेंशियली अगर देखें तो क्योंझार बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए था, इतना डेवलपमेंट भी उसका होना चाहिए था मनी के हिसाब से, लेकिन क्योंझार रीजन उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टंटेड चिल्ड्रन है वहाँ बहुत ज़्यादा है। Number of stunted children, number of underweight children, number of anemic pregnant women are among the top 30 districts in the state। मतलब ये सबसे पुअर जो 30 हैं उनमें से रहेंगे। तो इनमें देखो क्या क्या चीज़ें खराब, देखो इसको लिख लेना। पहली चीज़ क्या चीज़ खराब है, स्टंटेड और मतलब कि वेस्टेड, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग के इशूज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं, स्टंटिंग वेस्टिंग के। सेकेंड है द अंडरवेट चिल्ड्रन नंबर इज़ वेरी हाई इन एंड देन द नंबर ऑफ वुमेन सफरिंग फ्रॉम अनीमिया, प्रेग्नेंट वुमेन सफरिंग फ्रॉम अनीमिया, ये भी बहुत ज़्यादा नंबर है। तो पहले तो इश्यूज़ आपने लिख लिए, क्योंझार के ये इश्यूज़ हैं, आई होप यू विल रिमेंबर दैट थिंग। इसके अलावा मैं आपको कुछ रीजंस और बताना चाहूँगा, जैसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है द डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ हाई शेयर ऑफ आयरन ओर रिजर्व। अगर आप देखें तो क्योंझार डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे आयरन ओर रिजर्व हैं। द क्योंझार डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर द आयरन ओर रिजर्व्स इन द कंट्री एंड इज फ्लश विद जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एंड इज फ्लश विद फंड्स मेंट फॉर वेलफेयर नीड्स। मतलब कि जो वेलफेयर नीड्स के लिए चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों ही पैसे देते हैं, बट वुमेन एंड इन्फेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू एक्सेस द बेसिक एमिनिटीज रिलेटेड टू द हेल्थ। लेकिन यहाँ पे जो हेल्थ केयर है, यानी कि जो आपका प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है या सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम है, वो दोनों ही काफ़ी पुअर है एंड द वुमेन एंड चिल्ड्रन बोथ आर नॉट गेटिंग द वैल्यूएबल हेल्थ सर्विसेज विच दे शुड गेट, एंड जिसके कारण कि वहाँ पे एनीमिक डेथ्स और प्रेगनेंसी के दौरान डेथ्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। एंड काफ़ी ज़्यादा इनको ज़रूरत भी है। आपको पता है उड़ीसा जो है वहाँ पे 13 ऐसी मतलब ट्राइब्स हैं जो कि PVTGs में आती हैं। अगर आप देखें तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो लगभग 13 हैं इन योर उड़ीसा रीजन, 13 हैं। वैसे ओवरऑल अगर एसटी कैटेगरी देखें तो 62 के आसपास है वहाँ पे, है ना। तो दैट इज़ अ ह्यूज नंबर, और ऐसे इतने ज़्यादा नंबर होने के बावजूद वहाँ पे इतना कम किया गया है ट्राइबल्स के लिए। सो दैट इज़ अ क्वेश्चन टू आस्क, है ना। और ट्राइबल्स की बात चलिए तो मैं एक आपको कमेटी बता दूं, वर्जीनियस ज़ाज़ा कमेटी। तो ज़ाज़ा कमेटी का ज़रूर याद रखिएगा, दिस वाज द कमेटी विच वाज टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से ट्राइबल्स राइट्स हैं, है ना, जो ट्राइबल राइट्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं ट्राइबल्स को, और द गवर्नमेंट इज़ असर्पिंग दोज ट्राइबल राइट्स, चाहे वो फॉरेस्ट एक्ट 2006 हो चाहे कुछ भी हो, काफ़ी ज़्यादा इसने असर्प किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो आपको बताना ज़रूरी था मेरे हिसाब से। PVTGs के ऊपर आया तो मैं एक बार आपको PVTGs के बारे में थोड़े से फैक्ट्स बताना चाहूंगा। लेट मी टेल यू सम फैक्ट्स रिगार्डिंग द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, चूंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आया है, द क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड। PVTGs जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल ट्राइब्स होती हैं, मतलब ट्राइब्स तो एक हो गई, ट्राइब्स अपने आप में वल्नरेबल हो गई, अब ट्राइब्स के अंदर भी जो मोस्ट वल्नरेबल ट्राइब है, द मोस्ट वल्नरेबल ऑफ द ट्राइब्स दे कम अंडर द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इसका मैं कुछ कंडीशंस बता देता हूँ, लिख लीजिएगा आप लोग। पहली जो कंडीशन होती है PVTG के लिए होती है प्री एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी वो प्री एग्जिस्टिंग लेवल की हो, प्री एग्रीकल्चरल लेवल की, प्री एग्रीकल्चर मतलब बहुत पुरानी, इनके पास टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ नहीं होता है, प्री एग्रीकल्चरल लेवल टेक्नोलॉजी। सेकंड है लो लेवल ऑफ लिटरेसी, राइट डाउन, सेकंड वन इज लो लेवल ऑफ लिटरेसी, थर्ड वन इज इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, द थर्ड पॉइंट इज इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, एंड फोर्थ पॉइंट इज डिक्लाइनिंग और स्टैगनेंट पॉपुलेशन। बोथ आर द रीजन, इनकी पॉपुलेशन ना बढ़ती नहीं है, या तो डिक्लाइन हो रही होती है या स्टैगनेंट होती है। तो ये 4 कंडीशंस हैं जो आपको PVTG बनाएगा।
अगर मैं बात करूं पूरे इंडिया में वर्तमान में लगभग 75 सच ट्राइब्स आर देयर, लगभग 75 के आसपास ऐसी ट्राइब्स हैं जो कि आपकी पीवीटीजी में आती है। 1993 में 23 ट्राइब्स को डिक्लेयर किया गया था पीवीटीजी। उसके पहले 1975 में लगभग 52 साइड ट्राइब्स ऐसी हैं जिनको पीवीटीजी डिक्लेयर किया गया था। तो 52 + 23 अगर हम करेंगे तो लगभग आपके 75 ट्राइब्स हो जाएंगे जो कि पीवीटीजी के अंदर आते हैं। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे मध्य प्रदेश में आपको तो सहरिया ट्राइब, जैसे सहरिया ट्राइब एक बहुत पीवीटीजी है। सहरिया ट्राइब ये आपका मध्य प्रदेश में भी आती है और राजस्थान में भी आती है। उड़ीसा की जो ट्राइब्स हैं पीवीटीजीज मैं अभी आपको दूसरी न्यूज़ में बताऊंगा। मैं बता रहा हूँ क्यों मैं आपको वैसा बोल रहा हूँ, एक और न्यूज़ पीवीटीजी पे आई है तो वहाँ पे आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो इतना आप याद रखिएगा, पीवीटीजी में थोड़ी सी जगह छोड़ दो उड़ीसा की पीवीटीजीज के लिए, ठीक है ना। दूसरी न्यूज़ है उपाध्याय फर्स्ट टू बैट फॉर द न्यूक्लियर डिटरेंस, है ना। अच्छा, ये जो चीज़ है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए लिखी गई है ना। तो ये बस छोटी सी न्यूज़ थी लेकिन आई थी तो मैं सोचा कि हिंदू का कहीं ऐसा बेस बनाकर क्वेश्चन ना पूछ ले। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाज द फर्स्ट टू पिच द आइडिया ऑफ न्यूक्लियर डिटरेंस, ठीक है ना। तो ये आपको पता होगा कि न्यूक्लियर डिटरेंस थ्योरी क्या कहती है। ये थ्योरी कहती है कि भैया आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स इसलिए भी होने चाहिए ताकि आप दूसरी कंट्रीज जो हैं उनको आप मतलब कि थोड़ा डिटरेंट, मतलब थोड़ा डरा करके रख सको एंड ठीक है ना। तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। दूसरे को डराने के लिए मतलब आपके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए, दिस इज द थिंग विच इज देयर। अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम आए और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात ना चले तो मतलब फिर सही से डिस्कशन हुआ नहीं है। तो याद रखिएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है वो जाने जाते हैं फॉर हिज फिलॉसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। याद रखिएगा इट वॉज अ डॉक्ट्रीन विच वॉज डेवलप्ड बाय पंडित दीनदयाल उपाध्याय एंड वॉज अडॉप्टेड बाय द जनसंघ इन 1965 एज वेल। और सेंटर में इसमें उन्होंने रखा था जो इंडिजिनस इकोनॉमिक मॉडल है उसके लिए इन्होंने डिमांड की थी और इन्होंने बेसिकली ही अपोज द कैपिटलिज्म मॉडल एंड मार्क्सिज्म सोशलिज्म मॉडल एज वेल। तो इन्होंने सबको अपोज किया था, है ना। और दैट इज द थिंग विच इज डिड। एंड उन्होंने कहा था भैया कि ह्यूमन काइंड है, ह्यूमन काइंड के बेसिकली 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो आई एम टेलिंग यू वेरी डिटेल्ड थिंग, ये आपको इतने डिटेल जानने की जरूरत नहीं, लेकिन 4 चीजें हैं। एक उन्होंने कहा काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष के बेस में इस पे इन्होंने ह्यूमन बीइंग को, जो ह्यूमन काइंड है, उन्होंने कहा था उनके बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल, 4 चीज़ें होती हैं, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल। इन सारे के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। बॉडी का काम, माइंड का अर्थ, इंटेलेक्ट का धर्म और आपका सोल मोक्ष, है ना। एंड इसमें उन्होंने काम मतलब डिजायर या सेटिस्फैक्शन, अर्थ यानी वेल्थ, धर्म यानी मोरल ड्यूटीज और मोक्ष यानी आपका टोटल लिबरेशन या सैल्वेशन की बात की जाए, है ना। धर्म लेकिन उन्होंने कहा था इट्स द बेसिक एंड मोक्ष इज द अल्टीमेट, है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनकाइंड। धर्म जो है उन्होंने कहा बेसिक ऑब्जेक्टिव है एंड मोक्ष इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनकाइंड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के बारे में बताया। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। इनर्ट rhinos rise from ashes at Kaziranga. तो the remains of a stockpile of 2479 horn burnt in horns, जो मतलब कि जो 1 horn rhinos के जो horns हैं लगभग 2479 horns जलाए गए थे जब लगभग burnt in September 2021. They were used for building 3 life-size statues to serve as a memorial to the herbivore and the forest guard that protected. तो यहाँ पे एक मेमोरियल बनाया गया जिसमें 3 आपको सिंगल हॉर्न राइनोस दिखेंगे और ये बने किससे हैं? these are made from the ashes of the 1 horns of लगभग nearly 2479 horns of the 1 horn rhinos of the काजीरंगा। तो काजीरंगा जाना जाता है 1 horn rhinoceros के लिए और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको जानना। इंडिया ऑन साइड दैट रिस्पेक्ट्स यूएन चार्टर। तो यहाँ पे यूएनजीए का समिट होल्ड कर रहे थे। यूएनएससी की भी मीटिंग हुई रिसेंटली और G4 ग्रुप्स ने होल्ड की है। मैं आपको बताता हूँ उसकी मीटिंग के बारे में। यहाँ पे तो कुछ खास ऐसा है नहीं है, लेट्स मूव अहेड, है ना। यहाँ पे एक रीजन है तो वो जरूर मैं आपको बताऊंगा। नो कोल माइनिंग इन पारसा एंड कीट एक्सटेंशन सेज छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर। अब यहाँ पे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ये रीजन इंपॉर्टेंट है। ये रीजन कौन सा है? पारसा एंड कीट रीजन जो है ये नाम आ चुका है। याद रखिएगा ये आपका हसदेव अरण्य रीजन में है जो कि आपका कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा पारसा एंड कीट एक्सटेंशन, दे आर द न्यू कोल ब्लॉक्स इन द हसदेव अरण्य रीजन। हसदेव अरण्य रीजन, एंड ये हसदेव अरण्य रीजन में कहाँ पर आता है? ये आपका आता है
छत्तीसगढ़ में, दिस कम्स इन छत्तीसगढ़, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे काफ़ी अपोज हुआ था जब नए कोल ब्लॉक्स एलोकेट हुए थे, तो काफ़ी अपोज हुआ था कि इसका ना किया जाए यहाँ पर कोल माइनिंग, वहाँ के लोगों ने काफ़ी अपोज किया था। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई द मिनिस्टर सेड नाउ दैट पारसा एंड कीट रीजन में कोई भी आपकी देयर विल नॉट बी एनी माइनिंग एंड ऑल, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है, ये लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव कर सकते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। मैंने आपको इसलिए बताया कि आज का पेपर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेगी। उड़ीसा ऑफरिंग कैश इंसेंटिव टू पीवीटीजीज फॉर मैरिंग आफ्टर 18। अब उड़ीसा ने कहा है कि लगभग 18 साल के बाद अगर पीवीटीजी शादी करते हैं तो वहाँ पे हम उनको इंसेंटिव्स प्रदान करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बोल रहा था ना 13 पीवीटीजीज हैं लगभग उड़ीसा में, तो देखो यहाँ पे वही है, 13 पीवीटीजीज हैं उड़ीसा में और उनके नाम है बोंडा, डोंगरिया खोंड, दिदई, लंजिया, सूरा, कुटिया खोंड, चुकटिया भुजिया, पौड़ी भुयान, सूरा, जुआंगा, लोढ़ा, हिल खारिया, मनकिड़िया एंड बिरहोर। दीज आर द 13 पीवीटीजीज ऑफ उड़ीसा। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये, है ना, और ये ज़रूर याद रखेगा आप लोग। प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दीज थिंग एज वेल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ना। दिस पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस पार्ट। एंड अभी उड़ीसा पीएससी का शायद इंटरव्यू भी चल रहा है, वन ऑफ द स्टूडेंट इज गिविंग इंटरव्यू फॉर दैट ऑल्सो, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, ठीक। आगे मूव करते हैं। जैन हेरिटेज साइट इन तमिलनाडु बैटल्स द एलिमेंट्स। अब यहाँ पे जो साइट है इसका नाम है सित्तनवसल। अब याद रखिएगा सित्तनवसल जो है एक जैन साइट है वैसे तो, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंशिएंट इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स में आता है ये। एंड एक स्मॉल विलेज है वहाँ पे, पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु में ही है पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट। इट वॉज अ मेजर सेंटर इन जैन इन्फ्लुएंस जो था, है ना। एंड सित्तनवसल इज द नेम यूज्ड सिनोनिमसली फॉर द हैमलेट एंड द हिलॉक दैट हाउसेज द अरिवार कोविल, यानी कि टेंपल ऑफ अरिहट जैन, जो अरिहट्स होते हैं जैन के अंतर्गत आते हैं। एंड उन्हीं के लिए ये पूरा हिलॉक जो है वो नाम दिया गया है, उसका अरिवर कोविल नाम दिया गया है। अरिवर कोविल अगर आपसे पूछा गया या अरिहट पूछा गया तो दे आर ऑल जैन्स, ये आप याद रखिएगा। सित्तनवसल साइट जो है अपने आप में पेंटिंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन सी जगह है, इजहाडी पट्टनम एक जगह है, कैवर्न है विद 17 पॉलिश्ड बेड्स है, मेगालिथिक ब्यूरियल काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। इसके अलावा ब्यूरल साइट्स में आता है। देन नावा चुनई टार्न भी है, स्मॉल माउंटेन लेक भी आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, देखो आप देख पा रहे हैं सित्तनवसल इज द ओनली प्लेस इन तमिलनाडु वेयर वी कैन सी द पांड्या पेंटिंग्स। पांड्या आपको बहुत फेमस याद होगा, मदुरई के बहुत फेमस पांड्यंस थे। एंड इन्हीं के अंतर्गत जो आपका संगम के 3 संगम हुए उसमें से 2 तो आपका पांड्यन पूरा याद होगा, पूरे तीनों ही आपके पांड्यन ने ही करवाया था। मदुरई में तीसरा भी हुआ था संगम लिटरेचर, काफी फेमस है। तो पांड्यन पेंटिंग्स की काफी इंपॉर्टेंट जगह है सित्तनवसल, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखेगा। इसके अलावा जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपको फ्रेस्को पेंटिंग की टेक्निक देखने को मिलती है। फ्रेस्को पेंटिंग देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट ऑलरेडी रिटन। फ्रेस्को पेंटिंग वाला अ प्रोसेस दैट डिस्पेंसेस विद प्रिपरेशन ऑफ द वॉल विद वेट प्लास्टर। पहले उसमें वॉल में एक वेट प्लास्टर किया जाता है, फिर उसके ऊपर पेंटिंग की जाती है, गोबर से या किसी लीपा जाता है पहले, उसके बाद पुताई की जाती है। लीपा पोतना बोलते हैं ना, तो यही फ्रेस्को पेंटिंग वही लीपा पोता का एग्जाम्पल है, ठीक है। देन सीलिंग पेंटिंग्स अगर आप देखें तो उसमें भव्याज दिखाए जाते हैं। सीलिंग में आपको भव्याज यानी एक्सॉल्टेड सोल्स हु वर्क टू अचीव मोक्ष और स्पिरिचुअल लिबरेशन, मतलब ऐसे सोल्स जो लिबरेशन के लिए काम करती हैं, भव्यास बोला जाता है ना। एंड वो फिर उनको दिखाया जाता है कि दे आर एंजॉयिंग देमसेल्व्स इन पूल फुल ऑफ लोटसेस, है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डांसिंग गर्ल ऑन द अर्थ मंडप पिलर्स, द पिलर्स ऑफ वरांडा जो है, ये सब अलग अलग जगहों पे कुछ अलग अलग पेंटिंग्स दिखाई गई। सित्तनवसल इज़ अ फेमस प्लेस और क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैंने आपको बता दिया। ISRO eyeing the 200th successful launch of रोहिणी RH-200 साउंडिंग रॉकेट इन अ रो। सबसे पहले देखो जो भी इंपॉर्टेंट हो इसमें सबसे पहले साउंडिंग रॉकेट समझ लो क्या होता है। देखो साउंडिंग रॉकेट आपका नॉर्मल मिशन जैसा नहीं होता। साउंडिंग रॉकेट्स आर द 1 और 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट, 1 या 2 स्टेज के होते हैं ज़्यादातर ये। एंड दे आर यूज्ड फॉर प्रूविंग द अपर एटमॉस्फेयर रीजन, दे आर यूज्ड फॉर प्रूविंग द अपर एटमॉस्फेयर रीजन।
प्रोविंग द अपर एटमॉस्फेयर रीजन, 60-70 किलोमीटर तक जाते हैं, है ना, एंड दे आर प्रोविंग द अपर एटमॉस्फेरिक रीजन फॉर स्पेस रिसर्च एंड दे ऑल्सो सर्व एज इजिली अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म्स टू टेस्ट और प्रूव प्रोटोटाइप्स ऑफ न्यू कंपोनेंट्स और सब सिस्टम्स। कुछ अगर प्रोटोटाइप्स टेस्ट करने होते हैं, कुछ नए सिस्टम या सब सिस्टम सर्च करने होते हैं, तो उसके लिए इनको लॉन्च किया जाता है। और ये इसरो का 200वां मिशन है, 200th मिशन है, इसलिए इसको सिंबल रखते हुए साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। इसरो हैज़ लॉन्च्ड मोर देन 1600 RH-200 रॉकेट सो फार। इंडियन इसरो ने बहुत रॉकेट्स लॉन्च किए हैं एंड द रॉकेट सेलिब्रेटेड द 100th कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसफुल मिशन ऑफ इसरो इन 2015। 2015 में जब 100वां मिशन था तो भी इसरो का RH-200 को ही साउंड किया था। इसका नाम RH-200 इसलिए रखा गया है, 200 इसलिए रखा गया है क्योंकि इट विल बी 200th मिशन, देयरफॉर दे आर कॉलिंग इट 200 नाउ। अदरवाइज रोहिणी साउंडिंग रॉकेट्स हैं जो कि बार बार लॉन्च किए जाते हैं, है ना। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट लोकेशन आपको याद रखनी है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है आपको थुम्बा में है ना, कल हमने पढ़ा था। उसके अलावा जो आपका रॉकेट जो प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स है, प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स आपका महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है, तो ये भी अलग से याद रखना और इसको भी अलग से लिख लो, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर थुम्बा का, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अभी 199th होगा पहले मिशन होगा उसके पहले, और 7 अक्टूबर को, उसके बाद 200th होगा, अभी 198 ही हुए हैं। एंड RH-200 जो रहेगा 2 स्टेज रॉकेट रहेगा, जैसा मैंने आपको बताया 2 स्टेज रॉकेट रहेगा फॉर कैपेबल ऑफ क्लाइंबिंग अ हाइट ऑफ 70 किलोमीटर। जैसा मैंने आपको बताया कि चूंकि साउंडिंग रॉकेट्स हैं, दे आर ओनली इन द अपर एटमॉस्फेरिक रीजन, 70 किलोमीटर तक जाएगा, 2 स्टेज का रहेगा, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड दे आर पावर्ड बाय सॉलिड मोटर्स के द्वारा की जाता है। 200 इन द नेम डिनोट्स द डायमीटर ऑफ द रॉकेट, सॉरी द 200, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको लिख लो। 200 इज नॉट फॉर द मिशन, 200 इज फॉर द नेम, denotes the diameter of the rocket in millimeter, diameter of the rocket in millimeter, very very important fact। यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसको लिख लो प्लीज, मेक श्योर यू राइट डाउन दिस फैक्ट कि 200 जो नाम में RH-200 में है वो डिनोट करता है डायमीटर ऑफ द रॉकेट, नॉट द 200th मिशन, है ना। मेक श्योर यू मेक दैट करेक्शन, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसके अलावा द फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट जो लॉन्च किया गया था तो हमारे यहाँ पहले, वो अमेरिकन नाइक अपाचे हमने लॉन्च किया था 1963 में। इसके बाद हमने रशिया से M100 लिया था, फिर फ्रांस से लिया था। इसके अलावा फिर इसरो ने जो सेल्फ मेड किया था अपना इंडिविजुअल इंडिजिनस वर्जन था, वो रोहिणी RH-75 था, जो कि 1967 में लॉन्च किया था। 1967 में रोहिणी RH-75 था, दैट वाज द साउंडिंग रॉकेट विच वाज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये आपको याद रहेगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं, ऑपरेशन मेघ चक्र 50 अंडर CBI स्कैनर ओवर चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो यहाँ पे CBI यानी कि द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसने कंडक्ट किए सर्चेज एट नियरली 59 लोकेशंस अक्रॉस 20 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी एज पार्ट ऑफ अ पैन इंडिया ड्राइव अगेंस्ट सर्कुलेशन एंड शेयरिंग ऑफ चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज मटेरियल। तो चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज रिलेटेड मटेरियल शेयरिंग या इन सब से रिलेटेड जो भी है, इसको पकड़ने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम कोड नेम किया गया था CBI द्वारा मेघ चक्र, ऑपरेशन मेघ चक्र। मेक श्योर यू रिमेंबर दिस थिंग, ऑपरेशन मेघ चक्र इज द नेम ऑफ द मिशन। और इसके थ्रू बेसिकली दे आर क्रैकिंग डाउन ऑन द लोकेशंस विच आर सर्कुलेटिंग एंड यूजिंग दिस चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड से रिलेटेड सेक्सुअल कंटेंट, है ना। तो ऐसी लोकेशंस के ऊपर एक क्रैकडाउन किया गया अंडर ऑपरेशन मेघ चक्र। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है। इसके अलावा 90th फाउंडेशन देता हरिजन सेवक संघ का, विच वॉज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी इन 1932। तो प्लीज राइट डाउन दिस फैक्ट, हरिजन सेवक संघ जो था, हरिजन सेवक संघ जो था, इट वॉज फॉर्म्ड बाय महात्मा गांधी इन 1932। इसी का 90th फाउंडेशन डे भी था, तो इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, छेलो शो इस, यहाँ आपको पता ही ऑस्कर की ऑफिशियल एंट्री जो है द लास्ट शो, दिस इज ऑफिशियल एंट्री इन द ऑस्कर्स फ्रॉम इंडिया एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। देखते हैं कि क्या पोजीशन रहती है इसकी। वैसे काफ़ी प्रॉमिसिंग मूवी है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, काफ़ी प्रॉमिसिंग मूवी। तो लेट्स होप एंड लेट्स विश कि छेलो शो यानी द लास्ट शो को मिले।
बाइडेन टर्मिनेट्स अफगानिस्तान मेजर नॉन नेटो अलाई टैग। तो यहाँ पे जो बाइडेन ने मेजर नॉन नेटो अलाई टैग जो दिया हुआ था, मेजर नॉन नेटो अलाई टैग दिया था, किसको दिया था? अफगानिस्तान को दिया था। अब उससे वो टैग छीन लिया है, मेजर नॉन नेटो अलाई टैग, मतलब नॉन नेटो मेंबर जो कि मेजर अलाई हो। तो जब तक कि यहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस थी तब तक तो इनको ये टैग मिला हुआ था, बट नाउ दे हैव टेकन डाउन दैट टैग। और इस टैग के रहने में तो बहुत सारे डिस्काउंट्स, कंसेशन अफगानिस्तान को मिल रहे थे, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे सिक्योरिटी असिस्टेंस हो, चाहे इक्विपमेंट्स हो। बट अब चूंकि ये टैग हट गया है, सो नाउ दे विल नॉट बी गेटिंग एनी डिस्काउंट्स और कंसेशंस फ्रॉम दिस। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। न्यू इंसाइट्स ऑन द कॉफी रिंग अफेक्ट। तो कॉफी रिंग अफेक्ट क्या होता है देख लेते हैं। 2 डिकेड पहले कॉफी रिंग अफेक्ट लोगों की नॉलेज में आया है ना। इसका मतलब देखो क्या है, व्हेन अ ड्रॉप ऑफ स्प्लिट कॉफी ड्राइज अप, जब एक ड्रॉप स्प्लिट कॉफी की ड्राई अप होती है, द आउटर मोस्ट एज ऑफ द ड्राइड कॉफी इज अ लिटिल डार्कर। जो आउटर एज रहती है कॉफी की, या इधर वाली एज, वो ज़्यादा डार्क रहती है, एंड सेंटर में कम डार्क रहता है, फॉर्मिंग मतलब कि देन द सेंटर, मतलब सेंटर से ज़्यादा डार्क रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आउटवर्ड ड्रिफ्ट देखने का मिलता है ऑफ सस्पेंडेड कॉफी पार्टिकल्स फ्रॉम द सेंटर। क्या देखने को मिल रहा है? आउटवर्ड ड्रिफ्ट, क्योंकि बाहर ज़्यादा अगर डार्क है रिम में, तो इसका मतलब क्या हो कि इट इज़ सस्पेंडिंग आउटवर्ड्स की तरफ जाके इकट्ठा हो रहा है, ठीक है ना। तो डेंसर और डार्कन रिंग आपको एंड्स में मिलेगी। तो दैट इज़ द कॉफ़ी रिंग इफेक्ट। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो मद्रास है, वहाँ के रिसर्चर्स ने ये पता लगाया है कि आफ्टर रीचिंग द रिम एज द ड्रॉप ड्राइज सम ऑफ द पार्टिकल्स अंडरगो एन इनवर्ड ड्रिफ्ट टू। मतलब कि एक बार आउटसाइड जाते हैं, वहाँ पे जब उसका मतलब वहाँ पे पहुँचने के बाद एक बार वो उसका इनवर्ड ड्रिफ्ट भी होता है। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स विच आर देयर। अब इसका स्टडी वो क्यों कर रहे हैं? बेसिकली इसका स्टडी कर रहे हैं क्योंकि इससे वो जो ब्लड है उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना चाहते हैं, डायग्नोसिस में इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो फॉर दैट रीजन दे आर स्टडिंग दिस कॉफ़ी रिंग इफेक्ट, ठीक है ना। तो याद रखेगा BA.2.75 इमर्जेस अ मेजर सबलिनिएज। अब देखो पहले जो अपने ओमिक्रॉन वायरस आया था, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कोविड के B पॉइंट शुरू हो गए थे। अब कोविड के ही वायरस जो अभी रिसेंटली मई में महाराष्ट्र में देखने को मिला, वो BA.2.75 आ गया। तो ये BA वेराइटी जो है ये भी आपके किसकी है? ये भी आपके कोविड के ही वेरिएंट है, इनको याद रखेगा, ठीक है ना। मार्स रोवर परसीवरेंस कलेक्ट्स 4 रॉक सैंपल्स। तो याद रखिएगा नासा का है आपका परसीवरेंस, और ये परसीवरेंस किसके लिए है? मार्स के लिए। इट इज द मार्स रोवर एंड परसीवरेंस इज अ मार्स रोवर, जो कि आपका नासा का मिशन है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। इसने अभी 4 सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। 2020 से ये मिशन मार्स रोवर का जो था वो चला था, है ना। इट्स 2020 से स्टार्ट हुआ था, एंड परसीवियर। और इसमें आपको स्पेसक्राफ्ट इंजेन्युटी याद होगा, है ना। इसका स्पेस क्राफ्ट था इनजेन्युटी, तो इसको याद रखेगा, इंजेन्युटी। और नासा का जो रोवर है वो है परसीवरेंस, और हेलीकॉप्टर का नाम था इंजेन्युटी। तो दोनों ही नाम याद रखेगा, एंड मार्स से ये रिलेटेड है। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। इवोल्यूशन ऑफ लंपी स्किन डिसीज। तो आपको पता होगा लंपी स्किन डिसीज एक वायरल डिसीज है जो कि कैटल में आउटब्रेक हुआ है पहली बार 1929 जाम्बिया में ये देखने को मिली थी। एंड डिसीज इज कॉज्ड बाय LSD वायरस, है ना, विच इज़ अ पॉक्स वायरस ऑफ जीनस कैप्री पॉक्स वायरस, ठीक है ना। जीनस है कैप्री पॉक्स विरिडे या कैप्री पॉक्स वायरस बोलते हैं, एंड इट इज़ अ पॉक्स वायरस ऑफ द जीनस कैप्री पॉक्स वायरस। एंड 1929 में पहली बार जाम्बिया में। द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ इन्फेक्शन आउटसाइड अफ्रीका 1989 में आई, जब ये इसराइल में फैला, है ना। 2016 में ये रशिया और साउथ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में देखने को मिला। फिर अभी आपका पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इस वाले, नेपाल, भूटान, म्यांमार 2019 के बाद ये सब देखने को मिला। एंड दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। एंड द फर्स्ट कंप्लीट जीनोम सिक्वेंस जो हुआ था LSDV का, दैट वाज अवेलेबल इन 2001, है ना, याद रखिएगा। 2001 में इसका पहला कंप्लीट जीनोम सिक्वेंस वो अवेलेबल हुआ था। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। बाकी अब इंडिया में तो आपको पता है कि राजस्थान, हरियाणा, इधर इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा ये देखने को मिला है, गुजरात वाले रीजन में काफ़ी देखने को मिला है। लेट्स होप कि जो इस वायरस से नुकसान है वो हमारे कंट्री को अब ना हो, हमारे जो मतलब लाइफ स्टॉक है उसको ना हो।
मणिपुर इज रिवाइजिंग इट्स लिकर पॉलिसी। तो कर क्या रही है मणिपुर वो समझ लो। मणिपुर कैबिनेट हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर बीरेंद्र सिंह, उसने डिसाइड ये किया है टू लिफ्ट द प्रोहिबिशन पार्शियली फॉर जनरेटिंग एटलीस्ट 600 करोड़ इन एनुअल रेवेन्यू। अभी तक क्या था, देखो वहाँ पे जो आपका लिकर है उसके ऊपर कंप्लीट बैन है, टोटल बैन लगा हुआ है ना, बहुत पहले से, आज से नहीं, बहुत पहले से। और बहुत पहले से गवर्नमेंट्स जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे ये बैन पार्शियली एटलीस्ट हटाया जाए ताकि कुछ रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। तो नाउ द मणिपुर कैबिनेट हेडेड बाय बीरेंद्र सिंह, जो कि वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि पार्शियली द बैन विल बी लिफ्टेड सो दैट दे कैन जनरेट नियरली 600 करोड़ फ्रॉम दैट, है ना। इसका काफ़ी अपोजिशन चल रहा है ना। अपोजिशन कौन कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोलिशन अगेंस्ट ड्रग्स एंड अल्कोहल, काड़ा जिसको बोलते हैं। इसके अलावा मीरा पाइबी विच इज़ अ सोशल मूवमेंट मीनिंग वुमेन टॉर्च बियरर्स। मीरा पाइबी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, मीरा पाइबी। इट्स अ मूवमेंट अगेंस्ट द ड्रग्स एंड अल्कोहल यूज। इट्स अ सोशल मूवमेंट जिसका नाम है आपका वुमेन टॉर्च बियरर्स। ये चल रहा है लगभग विच वॉज देयर इन ऑर्डर टू हैव अ बैन ऑन अल्कोहल एंड लिकर। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। अब इसको बहुत पहले से गवर्नमेंट चाहती थी, लेकिन वही है, कर नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ ऑल दिस, बट नाउ दे हैव डन दिस। नाउ लेट्स सी किस तरीके से आगे वहाँ पे होता है। What is the सुप्रीम कोर्ट इनिशिएटिव ऑन कैपिटल पनिशमेंट? तो सुप्रीम कोर्ट का इनिशिएटिव हमने देखा है, अभी एक केस को रेफर किया गया है हालांकि बिग जज बेंच में, लेकिन आपको पता होगा कि नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि आपको दो चीज़ें करनी है। पहली चीज़ तो ये, आपको एग्रावेटिंग फैक्टर्स तो देखने हैं। एग्रावेटिंग फैक्टर्स मतलब कि कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो जज को मजबूर कर दें कि फांसी की सज़ा सुनाई जाए। और दूसरे फैक्टर्स होते हैं आपके मिटिगेशन फैक्टर्स। मतलब कि मिटिगेशन फैक्टर मतलब कि उन्होंने कहा है कि आप ऐसे फैक्टर्स देखो जो आपको लगता है कि उसको वो डिज़र्व नहीं करता है डेथ पेनल्टी, ये भी आपको सोचने पे मजबूर कर जाए। मतलब कि उस क्रिमिनल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड प्रिजन में कैसा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड मतलब कि कैसा है आफ्टर कमिटिंग द क्राइम, वो किस कंडीशन में उसने क्राइम किया, उसके एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें मिटिगेशन फैक्टर्स में आती हैं। तो काफ़ी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के इससे अंतर पड़ेगा। दूसरी चीज़ उन्होंने जो कही है कि वो है डिसीजन कब लिया जाए। जैसे क्या होता है, जैसे कन्विक्शन एक बार आ गया, ठीक है, हाँ तुम दोषी करार होते हो, अब अगर अभी तक क्या प्रोसेस होती है, लगभग उसी दिन ये डिसीजन हो जाता है। तो इसके ऊपर एक काफ़ी बातचीत चल रही है कि सेम डे जो सेंटेंसिंग है इसको अब ना किया जाए, उसको थोड़ा टाइम दिया जाए ताकि आप उसको स्टडी कर सको कि क्या उसका इम्पैक्ट है, जेल में उसका बिहेवियर कैसा है, जेलर से उसका थोड़ा व्यू पॉइंट ले लिया जाए। तो आपको सारी, क्योंकि देयर इज नो टर्निंग बैक वंस यू डिसाइड ऑन गिविंग द डेथ पेनल्टी, तो देयर इज नो टर्निंग बैक आफ्टर दैट। एंड इसके बाद एक व्यक्ति की लाइफ का सवाल है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नाउ दीज आर द टू थिंग्स, जैसे मैंने आपको बताया है ना, यू शुड एडहेयर टू दीज टू थिंग्स। आप मिटिगेशन फैक्टर्स देखेंगे और दूसरी चीज़ सेम डे सेंटेंसिंग के ऊपर भी सोचने के लिए बात कही गई है, ठीक है। लेट्स सी कि किस तरीके से नई पॉलिसी आती है नहीं आती, बट दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा कल के न्यूज़पेपर पे ध्यान दे लेते हैं। कल के बिजनेस पोर्शन में पहली जो न्यूज़ थी आपको देखा होगा, इंडस्ट्री अर्जेस ड्यूटी रिमिशन रीवैम्प इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब आपको सबसे पहले पता होगा कि हमारी जो लास्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी वो 2015 में आई थी, 2015 में आई थी, 15 से 20 तक के लिए, 5 सालों के लिए। नाउ इट इज़ हाई टाइम दैट कि हम नई फॉरेन पॉलिसी लेकर, नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लेकर के आएँ, और काफ़ी डिस्कशन भी चल रहा है। तो इंडस्ट्री जो है वो होप कर रही है दैट कि जो नई फॉरेन पॉलिसी रहेगी दैट विल बी हैविंग सम न्यू फिलिप टू इंडियाज एक्सपोर्ट, है ना। इंडिया के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए उसमें थोड़ा प्रयास किए जाएंगे, ठीक है ना, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। अब देखो क्या है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए थे पहले, हालांकि आपने देखा होगा कि एक स्कीम थी रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, RODTEP स्कीम थी, RODTEP। यह क्या था, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट के जो प्रोडक्ट हैं उनमें जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज और एक्स्ट्रा जो टैक्सेस लगते हैं उनको रिमिट किया जाएगा, रिमिट मतलब माफ किया जाएगा, है ना, GST के अलावा जो लगने वाले हैं। इससे क्या होता था कि प्रोडक्ट थोड़ा हमारा सस्ता पड़ता, कॉम्पिटिटिव होता, तो बाहर जाके मार्केट में और सस्ता बेच सकते थे और थोड़ा प्रॉफिट कमा सकते थे, वहाँ कॉम्पिटिटिव प्राइस में बेच सकते थे। बट लेकिन इसका जो फ़ायदा था वो उतना ज़्यादा हुआ नहीं, देयर वाज नॉट मच बेनिफिट ऑफ दिस एंड दैट। सो दैट इज़ द वाई कि जो नई ट्रेड पॉलिसी उसमें जो गवर्नमेंट है वो मतलब इंडस्ट्री जो है वो ये डिमांड करे कि थोड़ा फ़ायदा मिले।
रिसेंटली ये देखने को मिला कि अप्रैल से जून क्वार्टर में बैंक क्रेडिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, मतलब कि लोन काफ़ी ज़्यादा बैंकों ने दिया है। बैंक क्रेडिट का मतलब क्या है कि लोन का बढ़ना जो है वो कई चीज़, 2-3 चीज़ें क्रिएट कर सकता है। वैसे बैंक क्रेडिट बढ़ने से आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ता है अगर आप देखें, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा पहुँचेगा। अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा पहुँच रहा है तो लोग डिमांड बढ़ा देंगे, जब डिमांड बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा। तो एक याद रखिएगा, बैंक क्रेडिट अगर बढ़ेगा यानी कि लोन ज़्यादा बढ़ रहा है अगर, तो उससे इन्फ्लेशन इस तरीके से बढ़ता है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। इससे हाँ ये ज़रूर होगा कि ग्रोथ बढ़ेगी तो आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा मिलेगा। दीज आर द एडेड बेनिफिट्स। रशिया कमिटेड वॉर क्राइम्स, प्रोब ने ऐसा कहा। तो यूएनएचआरसी की बात चल रही है। यूएनएचआरसी के बारे में बता दूं आपको, 2006 में ये संस्था बनी थी, इसके प्रीडिसेसर संस्था थी, उससे बाद ये 2006 में यूएनएचआरसी बना, है ना। यूएनएचआरसी जिसको यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस की ही बॉडी है विच इज़ देयर टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। काउंसिल में लगभग 47 मेंबर्स हैं जो कि 3-3 सालों के लिए सेलेक्ट होते हैं, है ना। हेडक्वार्टर इसका आपका जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे जो मैं आपको बता सकता हूँ, इनको ज़रूर याद रखना, इनको याद करते जाया करो, रिवाइज करते जाया करो मेरे साथ, है ना। अंबेडकर टूरिस्ट सर्किट ओनली एड्स नेशनलिस्टिक नैरेटिव। अब यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर से रिलेटेड 5 जगहें जो हैं उनको इस सर्किट में ऐड किया गया। अम्बेडकर सर्किट उसका नाम दिया गया है। पंच तीर्थास, उन्होंने 5 स्पॉट्स को पंच तीर्थास कहा है। कौन कौन से हैं ये पंच तीर्थास देख लो। द पंच तीर्थास इंक्लूड महू विच इज़ द बर्थ प्लेस, देन लंडन वेयर ही रिसाइडेड एंड स्टडीड, देन नागपुर ऑल्सो स्टडीड, दिल्ली वेयर ही पास्ड अवे, एंड फाइनली मुंबई वेयर ही वॉज क्रिमेटेड। तो ये 5 जगह हैं पंच तीर्थास के लिए, इनको अंबेडकर जी से जोड़ा गया है और इसको याद रखेगा आप लोग। आई होप यू विल रिमेंबर दीज 5 प्लेसेस। उसके बाद उन्होंने 1927 में एक महद सत्याग्रह किया था, वो भी यहाँ पे आया है न्यूज़ में। तो महद सत्याग्रह, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि महद सत्याग्रह किसने किया था, इट वॉज अ मूवमेंट बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर, लेड बाय अम्बेडकर ऑन 20 मार्च 1927, विच वॉज टू अलाउ अनटचेबल्स टू यूज वाटर इन पब्लिक टैंक इन महद, ठीक है ना। तो इट वॉज टू अलाउ अनटचेबल्स टू यूज द वाटर इन द पब्लिक टैंक्स इन महद, करेंटली इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में जो है वहाँ पर ये महद सत्याग्रह हुआ था। महद एक कास्ट के लोग होते हैं, है ना, और उस समय ऐसा उनके साथ जो अत्याचार चल रहा था, उनको पब्लिक टैंक से पानी नहीं पीने दिया जा रहा था, उसको मतलब उसके अगेंस्ट डॉक्टर BR अम्बेडकर जी आए थे, ठीक है ना। दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड छत्रपति शाहू जी महाराज जो थे, उन्होंने डिक्लेयर किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर को एज द ट्रू लीडर ऑफ द ऑप्रेस्ड क्लासेस इन इंडिया। तो ये भी आप याद रख सकते हैं फैक्ट्स बेसिकली। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अर्जेंट नीड ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। तो G4 कंट्रीज़ में पहली चीज़ तो आती कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। G4 कंट्रीज़ में मेजरली आती है आपकी जापान, इंडिया, जर्मनी एंड ब्राज़ील। दीज आर द 4 कंट्रीज़ दैट कम अंडर G4। एंड G4 कंट्रीज़ जो है बेसिकली क्यों बनाई गई थी, दीज आर मेड इन ऑर्डर टू रिफॉर्म द UNSC। ये कंट्रीज़ G4 की जो ग्रुपिंग है ये बनी ही प्राइमरी फोकस्ड है ऑन द, देखो लिखा है द ग्रुप इज़ प्राइमरली फोकस्ड ऑन रिफॉर्म्स इन द UNSC। मतलब कि एक दूसरे की पहले तो ये बिड्स को सपोर्ट करते हैं कि हम सभी को परमानेंट मेंबर बना देना चाहिए G4 का, मतलब UNSC का, ठीक है ना, परमानेंट मेंबर 5 कंट्री को। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जाए इन द परमानेंट एंड नॉन परमानेंट कैपेसिटी। तो परमानेंट में भी और नॉन परमानेंट में भी आप अफ्रीकन कंट्रीज़ का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएं, ठीक है ना। तो तभी ये ज़्यादा इंक्लूसिव होगी, और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, उसमें भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर सजेस्टेड बाय द G4 कंट्रीज़। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। So these were the things which you should not miss in yesterday's and today's paper. So I hope you will remember them. Thank you and have a nice day.